अगर आपकी अपनी बहू आपको मारने की योजना बना रही हो तो आप क्या करेंगे? सीधे पुलिस के पास जाएंगे या उसे उसी के जाल में फंसाएंगे? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी ही बहू का सच उसके सामने ऐसे खोला कि उसकी रूह तक कांप गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी में जहर से ज्यादा खतरनाक था दिमाग का खेल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप यह कहानी किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपके यहाँ कितने बजे हैं। और अगर आपको ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली कहानियाँ पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम सरला देवी है, उम्र 70 साल और मैं लखनऊ के पुराने इलाके में अपने पुश्तैनी घर में रहती हूँ, या यूँ कहूँ पहले अकेली रहती थी। पिछले 5 साल से मेरा बेटा अमित और उसकी पत्नी पूजा मेरे साथ ही रहते थे। मैं सोचती थी कि अब बुढ़ापे में मेरा सहारा मेरा बेटा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही घर एक दिन मेरे लिए खतरा बन जाएगा। 3 हफ्ते पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, अपने हाथ से चाय बनाना और कभी-कभी अपने पोते के साथ खेलना, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उस दिन दोपहर का समय था, हल्की धूप, और मैं ऊपर छत से कपड़े उतारकर नीचे आ रही थी। हाथ में टोकरी थी जिसमें तौलिए और कपड़े रखे थे। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आई, मेरे बेटे अमित का कमरा सामने था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं बस यूं ही निकलने वाली थी, लेकिन तभी अंदर से आवाज आई, पूजा की आवाज। देखो अमित, तुम खुद सोचो, मम्मी जी और कितना जिएंगी। मेरे कदम वहीं रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों में कील ठोक दी हो। टोकरी अचानक भारी लगने लगी। मैं सांस भी धीरे लेने लगी। अमित की आवाज आई, थोड़ी धीमी, थोड़ी परेशान। क्या बोल रही हो पूजा? माँ ठीक है, डॉक्टर ने कहा है वो और सालों तक जी सकती है। पूजा हंसी, लेकिन वो हंसी प्यार वाली नहीं थी। वो हंसी कड़वी थी। बस यही तो दिक्कत है अमित, सालों तक। हम कब तक ऐसे रहेंगे? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं दीवार के सहारे खड़ी हो गई। पूजा आगे बोली, देखो, इस घर की कीमत पता है तुम्हें, और वो जो फ्लैट किराए पर दिया है, और पापा जी की पेंशन, सब मिलाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मेरे कान सुन्न हो गए। अमित धीरे से बोला, कम से कम हम किराया तो नहीं दे रहे। पूजा की आवाज तेज हो गई। यही तो प्रॉब्लम है, हम मुफ्त में रह रहे हैं, इसलिए तुम्हें सब ठीक लगता है। अगर ये सब हमारे नाम होता तो हम अपनी जिंदगी बना सकते थे। मेरी आंखों के सामने मेरे पति की यादें घूमने लगी। यह वही घर था जहां मेरी शादी हुई, जहां मैंने अपने बच्चों को पाला, और आज मेरी ही बहू उसे बेचने की बात कर रही थी। लेकिन अगली बात ने मेरे दिल को तोड़ दिया। पूजा ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, कभी कभी लगता है थोड़ी मदद कर दी जाए कुदरत को। मेरे हाथ कांपने लगे। टोकरी गिरते गिरते बची। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। अमित घबरा गया। क्या मतलब? पूजा धीरे से बोली, अरे बूढ़े लोग गिर जाते हैं,
हार्ट अटैक आ जाता है, गलत दवाई खा लेते हैं। ऐसा रोज होता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं रोई नहीं, बस चुपचाप वहां से हट गई। उस दिन मैंने एक बात समझ ली, अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे ही घर में मेरे खिलाफ खेल शुरू हो चुका था। धीरे भारी आवाज। और उसी दिन मैंने फैसला किया, अगर कोई मुझे गिराने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं सबूत इकट्ठा करूंगी और सच को सबके सामने लाऊंगी। आगे क्या हुआ? क्या सच में पूजा कुछ करने वाली थी या यह सिर्फ बातें थी? और क्या सरला देवी अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ खड़ी हो पाएंगी? उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैं पहले जैसी भोली माँ नहीं रही थी। अब मैं हर बात को ध्यान से देखने लगी थी। हर मुस्कान, हर शब्द, हर हरकत। क्योंकि अब मुझे पता था, मेरे अपने ही मेरे खिलाफ सोच सकते हैं। उस शाम मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मेरे सामने मेरे पति राम प्रकाश जी की पुरानी फोटो रखी थी। मैंने धीरे से फोटो उठाई और बोली, देख रहे हो ना, तुम्हारे जाने के बाद क्या हो रहा है इस घर में? मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी मुझे उनकी एक बात याद आई। वो हमेशा कहते थे, सरला, अगर कभी लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ है तो रोना मत, दिमाग से काम लेना। बस यहीं से मैंने फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ मां नहीं रहूंगी, मैं अपने ही घर की जांच अधिकारी बनूंगी। मैं उठी और अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। वही डायरी जिसमें मेरे पति केस के नोट्स लिखा करते थे। मैंने पहला पन्ना खोला और लिखा, तारीख 12 जून, समय दोपहर 1 बजे। सुनी गई बातें, बहू और बेटे की बातचीत, कुदरत की मदद। उस दिन से मैं हर छोटी छोटी चीज नोट करने लगी। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। सुबह जैसे ही मैं रसोई में गई, पूजा पहले से वहां खड़ी थी, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आज मैंने आपके लिए चाय बनाई है। मैं चौंक गई, क्योंकि पिछले 5 साल में उसने कभी मेरे लिए खुद से चाय नहीं बनाई थी। मैंने हल्के मजाक में कहा, अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला? वो हंस दी। सोचा, आज आपकी सेवा कर दूं। उसने कप मेरे सामने रखा। चाय से हल्की भाप उठ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कप उठाया, मुझे कुछ अजीब लगा। रंग थोड़ा ज्यादा गहरा था और खुशबू थोड़ी अलग। मैंने बस हल्का सा घूंट लिया और तुरंत समझ गई, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैं मुस्कुराई और बोली, अरे अभी तो मैं ऊपर वाली शर्मा जी के यहाँ चाय पीकर आई हूँ, बस थोड़ा सा काफी है। और मैंने कप वापस रख दिया। एक पल के लिए पूजा के चेहरे पर झुंझलाहट दिखी, बहुत हल्की लेकिन साफ। फिर वो तुरंत संभल गई। अच्छा, कोई बात नहीं। उस दिन मैंने डायरी में लिखा, बहू ने पहली बार खुद चाय बनाई। स्वाद और रंग सामान्य नहीं था। पूरा नहीं पिया। अब मुझे पूरा यकीन होने लगा था, कुछ ना कुछ चल रहा है। अगले कुछ दिन और भी अजीब थे। कभी पूजा कहती, मम्मी जी, आपकी दवाई मैं लेकर आ जाऊं, आपको धूप में जाने की जरूरत नहीं। मैं मुस्कुरा कर मना कर देती, नहीं बेटा,
थोड़ा चलना फिरना अच्छा होता है। लेकिन उसके चेहरे की वो नजर मुझे हर बार चुभ जाती थी। कभी वो कहती, मम्मी जी आपको हेल्दी जूस पीना चाहिए। कभी काढ़ा बनाने की बात करती। पहले जो लड़की मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, अब अचानक इतनी सेवा करने लगी थी। लेकिन मुझे पता था यह सेवा नहीं, कुछ और था। मैं हर दिन, हर बात डायरी में लिखती जा रही थी। सबसे मुश्किल बात थी अपने बेटे अमित को देखना। वो मेरा खून था, मेरी परवरिश थी। लेकिन अब उसकी आंखों में भी मुझे डर दिखता था। कभी कभी रात को उनके कमरे से बहस की आवाज आती। पूजा कहती, तुम्हें एक दिन फैसला लेना पड़ेगा अमित, माँ या हम। अमित चुप रहता और यही चुप्पी मुझे सबसे ज्यादा तोड़ती थी। मैं रात को छत को देखती रहती, सोचती क्या मेरा बेटा इतना कमजोर हो गया है। लेकिन अब मैं भावुक नहीं हो सकती थी। मैंने खुद से कहा, सरला अब खेल समझदारी से खेलना है। 3 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए और फिर आया वो दिन जिस दिन सब कुछ बदलने वाला था। मदर्स डे। सुबह का समय था। हल्की धूप रसोई में आ रही थी। बाहर से सब्जी वाले की आवाज। घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं जैसे ही रसोई में पहुंची, मैंने देखा पूजा मिक्सी चला रही थी। मिक्सी में हरा हरा गाढ़ा मिश्रण घूम रहा था। कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी, पालक जैसी, लेकिन उसमें हल्की कड़वाहट भी थी। पूजा ने मिक्सी बंद की और मुस्कुराकर बोली, हैप्पी मदर्स डे मम्मी जी। उसने एक लंबा गिलास उठाया जिसमें वही हरा जूस भरा था। ऊपर छोटे छोटे काले दाने तैर रहे थे। उसने गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। आज आपके लिए स्पेशल हेल्दी जूस बनाया है, दिल के लिए बहुत अच्छा है। मैं दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तो आज खेल सच में शुरू हो चुका है। मैंने अपने पति की आवाज याद की, सबूत के बिना कुछ मत करना। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और गिलास हाथ में लिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और उसकी आंखें मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो मेरे आखिरी घूंट का। धीमी गहरी आवाज। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार शिकार मैं नहीं, शिकारी मैं बन चुकी थी। आगे क्या होगा? क्या सरला देवी वह जूस पी लेंगी या कुछ ऐसा करेंगी जिससे सब पलट जाएगा? रसोई में उस सुबह अजीब सी खामोशी थी। गैस बंद थी, पंखा धीमे चल रहा था और मेरे हाथ में था वो गिलास, हरा, गाढ़ा और अंदर कुछ ऐसा जो शायद मेरी सांसें रोक सकता था। पूजा मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता भी थी और डर भी। मैंने गिलास धीरे धीरे अपने होठों के पास ले गई, बस हल्का सा घूंट लिया। जैसे ही जूस मुंह में गया, कड़वा, बहुत कड़वा। यह कोई साधारण जूस नहीं था। पालक और फल इतने कड़वे नहीं होते। मुझे उसी पल समझ आ गया, इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने अपना चेहरा बिल्कुल शांत रखा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। बहुत अच्छा बनाया है पूजा, सेहत के लिए अच्छा है ना? वो तुरंत बोली, हाँ मम्मी जी, पूरा पी लीजिए।
तभी असर करेगा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो चाहती थी कि मैं वहीं खड़ी खड़ी पूरा जूस खत्म कर दूं, लेकिन अब चाल मेरी थी। मैंने गिलास नीचे रखा और बहुत ही आराम से बोली, अरे इतना सारा जूस तुमने सिर्फ मेरे लिए बनाया है? वो बोली, जी आपके लिए ही। मैंने अगला वार किया, तुम्हारी मम्मी आने वाली है ना आज। बस इतना सुनना था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, मेरी मम्मी, मैंने बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा। हाँ, सुबह फोन आया था उनका। बोली आज बेटी के हाथ का कुछ खाऊंगी। मैंने गिलास उठाया और फ्रिज की तरफ बढ़ी। मैं सोच रही हूँ, ये जूस हम दोनों मिलकर पिएंगे। अब पूजा पूरी तरह घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब, ये जूस अभी पीना चाहिए, बाद में खराब हो जाएगा। मैं मुस्कुराई। अरे नहीं, बस थोड़ी देर की बात है। उनके साथ बैठकर आराम से पी लेंगे। अब उसके हाथ सच में कांपने लगे। उसने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी। आंखें इधर उधर दौड़ने लगी। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों? जूस में कोई दिक्कत है क्या? वो 1 सेकंड के लिए जम गई, फिर बोली, नहीं, मैं तो बस। लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी। खेल खत्म, सच सामने। मैंने गिलास फ्रिज में रख दिया और जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, पूजा अचानक बोली, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। वो जल्दी जल्दी पर्स उठाने लगी। चाबी गिर गई, फिर उठाई, फिर गिर गई। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था वो डर चुकी थी। मैंने बहुत शांत आवाज में पूछा, इतनी जल्दी क्या है? खाना बन चुका है। लेकिन वो अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। वो सीधे दरवाजे की तरफ भागी। मैंने पीछे से आवाज दी, पूजा, जाते जाते इतना तो बता दो, जूस में क्या था? उसके कदम रुक गए। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन मुड़ी नहीं। बस 1 सेकंड के लिए खड़ी रही। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी मम्मी बहुत खुश होंगी। पहली बार बेटी ने उनके लिए कुछ बनाया है। बस यह सुनना था। पूजा के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, रोने और चीखने के बीच की, और वो दरवाजा खोलकर सीधे बाहर भाग गई। कुछ सेकंड बाद गाड़ी स्टार्ट होने की तेज आवाज, टायरों की चीख, और फिर पूरा घर बिल्कुल शांत। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और मेरी सांसों की आवाज। मैं धीरे से सोफे पर बैठ गई। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब मुझे सच पता चल चुका था। लेकिन अब असली काम शुरू होना था। मैं उठी, फ्रिज खोला और वो गिलास बाहर निकाला। मैंने उसे ध्यान से सूंघा। एक अजीब सी गंध, मीठी भी, कड़वी भी। मैंने मन ही मन कहा, ये जूस नहीं, जहर है। और तभी मुझे अपने पति की बात याद आई। शक काफी नहीं होता, सबूत चाहिए। मैंने तुरंत फैसला किया, अब मुझे इस जूस की सच्चाई पता करनी होगी। मैं अपने कमरे में गई, डायरी उठाई और फिर फोन उठाया। एक ऐसा नंबर मिलाया जिससे मेरी जिंदगी का अगला कदम तय होने वाला था।
मेरे पति के पुराने दोस्त सुरेश जी। फोन उठते ही मैंने कहा, सुरेश जी, मुझे आपकी मदद चाहिए और अभी चाहिए। उनकी आवाज गंभीर हो गई। क्या हुआ सरला बहन? मैंने सिर्फ एक लाइन कही। मुझे शक है मेरे ही घर में मुझे मारने की कोशिश हो रही है। फोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर उन्होंने कहा, 1 घंटे में मिलो और जो भी है साथ लेकर आना। धीमी भारी आवाज। अब खेल घर से बाहर जाने वाला था और सच पहली बार सामने आने वाला था। घर से निकलते वक्त मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो घर जहां मैंने पूरी जिंदगी बिताई, आज वही मुझे अपनी जान का डर लग रहा था। मेरे हाथ में वो छोटा सा बैग था और बैग के अंदर वो जूस का गिलास। मैंने उसे कपड़े में लपेट कर रखा था ताकि कोई देख ना सके। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत था। मैं सीधे ऑटो में बैठी। भैया जल्दी चलिए। रास्ते भर मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर ये सच में जहर है तो मेरी बहू मुझे क्यों मारना चाहती है? क्या सिर्फ पैसों के लिए, या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? करीब 40 मिनट बाद मैं एक पुराने से ऑफिस के बाहर खड़ी थी। बोर्ड पर लिखा था, सुरेश इन्वेस्टिगेशन सर्विस। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर एक आदमी बैठा था, सफेद बाल, गंभीर चेहरा। वो थे सुरेश जी। उन्होंने मुझे देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, आइए सरला बहन। आपकी आवाज से ही समझ गया था मामला गंभीर है। मैं उनके सामने बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने बैग खोला और वो गिलास बाहर निकाला। ये देखिए। उन्होंने ध्यान से गिलास को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। इसमें क्या है? मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है इसमें जहर है। उनकी आंखें सिकुड़ गई। किसने दिया आपको ये? मैंने एक एक बात बताई। पूजा का व्यवहार, उसका डरना, उसका अचानक घर छोड़कर भागना, सब कुछ। सुरेश जी चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने गिलास उठाया और बहुत ध्यान से सूंघा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपने एक आदमी को बुलाया। राकेश, इसे लैब में भेजो, फास्ट रिपोर्ट चाहिए। राकेश ने गिलास लिया और जल्दी से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और सुरेश जी थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। सरला बहन, अगर ये सच में जहर निकला तो मामला बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने धीरे से पूछा, क्या मतलब? उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मतलब ये सिर्फ एक कोशिश नहीं, प्लान हो सकता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्लान? हाँ, और इसमें अकेली आपकी बहू नहीं, कोई और भी शामिल हो सकता है। अब मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, अमित, मेरा बेटा। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दिल के अंदर एक डर बैठ चुका था। सुरेश जी ने धीरे से कहा, हम अभी कुछ भी फाइनल नहीं कह सकते, पहले रिपोर्ट आने दीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक और मेरी सांसों की आवाज। हर सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा था। करीब 2 घंटे बाद दरवाजा खुला। राकेश वापस आया। उसके हाथ में एक फाइल थी।
उसने फाइल सुरेश जी को दी। सुरेश जी ने फाइल खोली। उनकी आंखें रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते और गंभीर होती जा रही थी। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। क्या लिखा है? उन्होंने धीरे से फाइल बंद की और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में जो था उसे देखकर ही मेरा दिल कांप गया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप सही थी। मेरा गला सूख गया। मतलब, जो अपने बेटे और बहू पर भरोसा करती थी, लेकिन अब मैं एक ऐसी औरत थी जिसे अपनी ही जान बचानी थी। मेरे हाथ में वो रिपोर्ट थी जिसमें साफ लिखा था, जूस में स्लो पॉइजन मिला हुआ है। मैंने उस कागज को जोर से पकड़ा और मन ही मन कसम खाई, अब मैं सच सामने लाकर ही रहूंगी। सुरेश जी ने जाते जाते एक बात कही थी, अब आपको सामान्य बनकर रहना होगा, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। यही सबसे मुश्किल काम था, लेकिन मैं तैयार थी। मैं वापस घर आई, दरवाजा खोला। घर बिल्कुल शांत था, जैसे सुबह था वैसा ही। बस एक फर्क था, अब मुझे सच पता था। मैं धीरे धीरे अंदर गई। मेरी नजर सबसे पहले रसोई पर गई, वही किचन जहां सुबह मौत तैयार की गई थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चली गई। मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। अब सिर्फ एक योजना थी। शाम होने लगी, करीब 6 बजे। दरवाजे की घंटी बजी। मेरा दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खोला। सामने पूजा खड़ी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई, जैसे वो पूरे दिन रोती रही हो। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं अंदर आ जाऊं? मैंने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। वो अंदर आई। उसकी नजरें मुझसे नहीं मिल रही थी। वो सीधे सोफे पर बैठ गई। कुछ सेकंड पूरा घर खामोश। फिर उसने धीरे से कहा, मम्मी जी। सुबह मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, बस तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने मन ही मन हंसी। तबीयत नहीं, डर था, लेकिन मैंने बाहर से कुछ नहीं दिखाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब ठीक होना। वो सिर हिलाने लगी। फिर अचानक उसने पूछा, आपने वो जूस पी लिया था? बस यही सवाल। अब मैं पूरी तरह समझ गई। वो जानना चाहती थी कि उसका प्लान सफल हुआ या नहीं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी के साथ मिलकर पीऊंगी। बस यह सुनना था। उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। माँ, मेरी मम्मी, मैंने सहज अंदाज में कहा। हाँ, तुमने ही तो कहा था वो आने वाली है। अब उसकी सांसें तेज हो गई। वो जल्दी से बोली, नहीं, वो नहीं आ पाएंगी। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, बस कुछ काम आ गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था। वो अपनी माँ को इस जाल में नहीं फंसाना चाहती थी। मैंने अगला कदम उठाया। कोई बात नहीं, तो हम दोनों ही पी लेते हैं। यह सुनते ही पूजा के हाथ कांपने लगे। नहीं, मेरा मतलब वो जूस अब खराब हो गया होगा। मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं, मैंने फ्रिज में रखा है,
अब उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। वो बार बार होंठ चाट रही थी, उंगलियां मसल रही थी। मैंने धीरे से कहा, चलो अभी ले आती हूँ। मैं रसोई की तरफ बढ़ी। पीछे से उसकी आवाज आई, नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। लेकिन अब खेल मेरे हाथ में था। मैंने फ्रिज खोला और वही गिलास बाहर निकाला। मैंने उसे ट्रे में रखा और धीरे धीरे वापस हॉल में आई। पूजा की नजरें सिर्फ उस गिलास पर थी, जैसे वो किसी बम को देख रही हो। मैं उसके सामने बैठ गई। लो, साथ में पीते हैं। मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, आप ही पी लीजिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, तुमने बनाया है, पहला घूंट तुम लो। अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बस यही वो पल था। सच बाहर आने वाला था। मैंने गिलास टेबल पर रख दिया और बहुत शांत आवाज में पूछा, किस बात के लिए माफी? पूजा। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। मेरे कानों में बस यही गूंज रहा था, मारना नहीं चाहती थी। लेकिन उसने कोशिश तो की थी। मैंने धीरे से कहा, तो फिर ये सब क्यों? वो रोते हुए बोली, मुझे मजबूर किया गया था। मेरा दिल जोर से धड़का। किसने? पूजा ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उसने धीरे से नाम लिया, अमित ने। बस ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा अपना बेटा मेरे खिलाफ साजिश में शामिल था। अब ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये विश्वासघात था। खून का रिश्ता जो अब जहर बन चुका था। पूजा के मुंह से जैसे ही ये निकला, अमित ने, मेरे कानों में जैसे तेज आवाज गूंजने लगी। सब कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मैं उसे देखती रह गई। क्या कहा तुमने? मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। पूजा रोते रोते बोली, मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये सब अमित ने ही कहा था। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंध गए। मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है। यह सोचकर ही दिल अंदर से टूट गया। लेकिन अब मैं रो नहीं सकती थी। अब मुझे सच जानना था, पूरा सच। मैंने खुद को संभाला। सब कुछ साफ साफ बताओ, एक भी बात छुपाना मत। पूजा ने आंसू पोंछे और फिर जो उसने बताया, उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। अमित बहुत दिनों से परेशान था। उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। उस पर बहुत कर्ज हो गया था। बैंक वाले बार बार फोन कर रहे थे। मैं ध्यान से सुन रही थी। हर शब्द मेरे दिल में चोट कर रहा था। फिर एक दिन उसने मुझे बताया, अगर मम्मी जी नहीं रहेंगी तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। मेरी सांस रुक गई। तो उसने मेरी मौत का प्लान बनाया। पूजा रोते हुए बोली, मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कहा, ये गलत है, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे भी छोड़ देगा। अब मुझे समझ आया, पूजा मजबूर थी। लेकिन गलत तो गलत होता है। मैंने गुस्से में पूछा, तो तुमने हाँ कर दी? वो रोते हुए बोली, मैं डर गई थी। मैं अकेली पड़ जाती। और मैं आपसे नफरत नहीं करती मम्मी जी,
उसकी बात सुनकर मेरे अंदर अजीब सा दर्द हुआ, लेकिन अब भावनाओं का समय नहीं था। अब फैसला लेना था। मैंने गहरी सांस ली। अमित कहाँ है अभी? पूजा ने कहा, वो रात तक आएगा। मेरे दिमाग में एक योजना बनने लगी। आज रात सब खत्म होगा। मैंने पूजा की तरफ देखा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? वो एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, अब मैं सच के साथ हूँ। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। पहले मैं अकेली थी, अब पूजा भी मेरे साथ थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। घड़ी में 9 बज रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। अमित घर आ चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर पूरी शांति थी। मैंने दरवाजा खोला। अमित अंदर आया। मान, आप ठीक हो? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सोफे पर बैठ गया। उसने पूजा की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और एक सेकंड के लिए दोनों समझ गए कि कुछ बदल चुका है। मैं रसोई में गई और वही जूस का गिलास उठाया। अब ये सिर्फ जूस नहीं था, ये सच का हथियार था। मैं वापस हॉल में आई। अमित, मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया है, उसने कहा। अभी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत हेल्दी है। मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने गिलास लिया, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो जूस को देख रहा था, जैसे वो पहचान गया हो। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पियो बेटा, बहुत फायदेमंद है। पूजा चुपचाप खड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक और 3 लोगों की सांसें। अमित ने धीरे से पूछा, मान, आपने ये खुद बनाया है? मैंने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ, बिल्कुल। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने गिलास टेबल पर रख दिया। मुझे नहीं पीना। बस यही वो पल था। मैंने जोर से कहा, क्यों? जहर है क्या इसमें? कमरे में जैसे बम फट गया। अमित खड़ा हो गया। आप क्या बोल रही हैं माँ? मैंने गुस्से में कहा, सच बोल रही हूँ। मैंने फाइल उसके सामने फेंकी। ये रिपोर्ट देख, तेरे ही दिए जूस में जहर मिला हुआ है। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। पूजा रोने लगी। मैंने सब बता दिया मम्मी जी को। अब अमित पूरी तरह फंस चुका था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस खड़ा था, नीचे नजर किए। धीमी भारी आवाज। अब सच सामने था। बेटा ही दुश्मन बन चुका था और माँ अब न्याय करने के लिए तैयार थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। अमित सिर झुकाए खड़ा था। पूजा एक कोने में रो रही थी और मैं, एक माँ जिसके सामने उसका अपना बेटा गुनहगार बनकर खड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल बार बार कह रहा था, ये मेरा बेटा है, लेकिन दिमाग, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। दोनों के बीच एक खामोश लड़ाई चल रही थी। मैं धीरे धीरे अमित के पास गई। उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, पछतावा भी था। लेकिन क्या ये पछतावा सच था या सिर्फ पकड़े जाने का डर? मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्यों किया तूने ये सब? अमित की आंखों से आंसू निकलने लगे।
मान, मैं मजबूर था, मैंने गुस्से में कहा। मजबूरी में माँ को मार देगा। वो चुप हो गया। कुछ सेकंड, बस खामोशी। फिर उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मेरा बिजनेस खत्म हो रहा था, मुझ पर बहुत कर्ज था, मैं डर गया था माँ। मैंने कहा, तो तूने सोचा माँ को खत्म कर दूं और उसकी प्रॉपर्टी लेकर सब ठीक हो जाएगा। वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? लेकिन अब मुझे फैसला लेना था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आज अगर मैं चुप रही तो कल तू किसी और के साथ भी यही करेगा। अमित ने तुरंत कहा, नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तू कर चुका है। पूजा रोते हुए बोली, मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था, लेकिन गलती तो हो चुकी थी। मैंने फोन उठाया। अमित ने घबराकर कहा, मान, आप क्या कर रही हो? मैंने शांत आवाज में कहा, जो सही है। मैंने नंबर मिलाया। पुलिस। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 पुलिस वाले अंदर आए। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। रिपोर्ट दिखाई, जूस का गिलास भी। अमित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, आप मुझे जेल भेज रही हो। मेरे दिल में दर्द उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं तुझे सजा नहीं दे रही, तेरे कर्म तुझे सजा दे रहे हैं। पुलिस ने अमित को पकड़ लिया। वो जाते जाते बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या आप सच में मेरी माँ हो? और मेरी आंखों में जवाब था, हाँ, इसलिए सही कर रही हूँ। दरवाजा बंद हुआ। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन अब ये खामोशी अलग थी। अब इसमें डर नहीं था, अब इसमें सच था। पूजा मेरे पैरों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसे उठाया। गलती तूने की है, लेकिन तूने सच बोलकर उसे थोड़ा हल्का कर दिया। अब तुझे अपनी जिंदगी सही तरीके से जीनी होगी। वो रोते रोते सिर हिलाने लगी। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और अंदर मेरी जिंदगी का एक अध्याय खत्म हो चुका था। धीमी भावुक आवाज। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जहां दिल और दिमाग दोनों अलग रास्ते दिखाते हैं, लेकिन सही वही होता है जो न्याय के साथ खड़ा हो। एक माँ होने का मतलब ये नहीं कि वो गलत को सही मान ले, और एक बेटे होने का मतलब ये नहीं कि वो माँ की जान ले ले। अगर आपको ये कहानी सीख दे गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल जिंदगी के फैसले को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, आप होते तो क्या करते।